हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो इन माय प्रीवियस लेक्चर आपने देखा होगा कि हम लोग ने सॉल्यूशन चैप्टर चालू किया था। उसमें हम लोग ने कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़े थे, मोलैरिटी पढ़ा था। आई थिंक सो वी हैव डील विथ व्हाट मोल फ्रैक्शन भी हम लोग ने थोड़ा सा पढ़ लिया था। ठीक है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन होता क्या है वो हम लोग ने पढ़ लिया था। तो बेटा आज का जो टॉपिक है वही मैं जो लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था उसको ही मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अभी जो पढ़ाने जा रहा हूँ बेटा वो आपको अपना गवर्नमेंट का जो सिलेबस है उसमें तो नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है। ठीक है बेटा, चलो। तो हम लोग ने देखा था कॉन्सेंट्रेशन टर्म, हम लोग ने मुझे लगता है 4 पढ़े थे। W/W था, वेट बाय वेट, उसके बाद वॉल्यूम बाय वॉल्यूम था, उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था मोलैरिटी क्या होती है और मोलैलिटी क्या होती है। ठीक है, चलो उसी टर्म्स को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आज का भी लेक्चर मैं डिवोट करता हूँ कॉन्सेंट्रेशन टर्म को ही। ठीक है, चलो उसके बाद हम लोग इस चैप्टर के थॉरली, मतलब इस चैप्टर में है क्या वो देखेंगे। तो आज का लेक्चर पूरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म, इंटर कन्वर्जन कैसे होते हैं, कैसे हमें एक मोलैरिटी से मोलैलिटी को कनेक्ट करना है, वेट बाय वेट से वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कनेक्ट करना है, हम लोग देख सकते हैं इधर। ठीक है, चलो तो हम लोग देखेंगे इसको। सो हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स या टर्मिनोलॉजी, कुछ भी बोलो इसको। ठीक है, तो बेटा ध्यान देना। अभी बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरे प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़ाया था वो थोड़ा रिकॉल कर रहा हूँ, मतलब कैसा आप भी कनेक्ट होते रहोगे। ठीक है, सो फर्स्ट फॉर्मूला विच वी हैव डन इन माय प्रीवियस लेक्चर वाज फर्स्ट वेट बाय वेट परसेंटेज, और आपने क्या लिखा था, मास ऑफ सॉल्यूट। आपको मैंने बोला है केमिस्ट्री में मास और वेट दोनों सेम लेके चलते हैं, ओके, लेकिन फिजिक्स में ऑब्वियसली वो अलग अलग होंगे, याद रखना। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू व्हाट, 100। ये हम लोग का था W/W परसेंटेज का। ठीक है, दूसरी बात हम लोग ने पढ़ी थी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, हमेशा ऊपर सॉल्यूट ही रहेगा क्योंकि सॉल्यूट ही हम लोग को मेन रहता है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, इनटू 100। तो दिस टू फॉर्मूलेज वी हैव डन इन माय प्रीवियस लेक्चर, हम लोग ने किए थे। देखते हैं अभी इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग कैसे कैसे क्वेश्चंस कर सकते हैं या कैसे कैसे फॉर्मूले बना सकते हैं। तो बेटा W/W परसेंटेज आपको मालूम पड़ गया, वह वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है अभी मालूम पड़ गया। लेकिन और एक होता है तीसरा, ये थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली जो कप सिरप आते हैं या जो क्रीम्स आते हैं नॉर्मली उसमें ये लिखा रहता है थर्ड, दैट इज W/V परसेंटेज। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या बोलेंगे, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो देखो ऑब्वियसली वेट ऊपर है मतलब मास ऊपर रहेगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय V किसका रहेगा, ऑब्वियसली वॉल्यूम सॉल्यूशन का, सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज है मतलब इनटू 100 रहेगा। ठीक है, सो W/V परसेंटेज का आंसर है या फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अभी बेटा इसको देखो मैं कन्वर्ट कैसे कर रहा हूँ, ओके, ध्यान देना मैं कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ। अभी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको डिनोमिनेटर में दिया है, तो हम लोग एक काम करके चलते हैं, हम लोग ये मान के चलते हैं कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, हम लोग ये मान के चलते हैं कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है D। क्या मान के चलते हैं, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हम लोग मान के चलते हैं D, ओके, याद रखना। तो मुझे बताइए आपके पास फॉर्मूला है कि नहीं, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, बराबर है। तो क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इतना तो याद है आपको या आता ही है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मैंने D मान के चला हूँ मैं, मास ऑफ सॉल्यूशन मुझे मालूम नहीं, रहने दो वैसे के वैसे, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी रहने दो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इधर लेके जाते हैं और D इधर लाते हैं। तो मुझे बताइए मेरा फाइनल फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, मेरा फाइनल फॉर्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी। देखो
अपॉन डेंसिटी। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला मेरे पास हो गया है मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी। तो देखो इधर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखा है, तो इसमें मैं मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी लिख सकता हूँ। ओके, डेंसिटी ग्राम पर ml में रहेगी, ठीक है। सो मास ऑफ, देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डी। तो मैं लिखने जा रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूँ, मैं, ये मुझे ज़रूरत है इसकी ज़रूरत रहेगी मुझे। चलो, तो अभी मुझे बताइए W/V परसेंटेज क्या होगा आपका। मास ऑफ सॉलिड वैसे के वैसे रहेगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के जगह पे हम लोग मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डी लिखेंगे, क्योंकि हम लोग ने वैल्यूज़ निकाल ली है। मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डी लिख देंगे, इनटू व्हाट, क्या लिखा है देखो 100 लिखा है, ठीक है, समझ में आ गया। तो बेटा आपने थोड़ी सी मैथमेटिक्स तो पढ़ी होगी, ऑब्वियसली आप साइंस में हो तो आपको मैथमेटिक्स तो बहुत अच्छे से आता होगा। तो बेटा मुझे बताइए मास ऑफ सॉल्यूट को कुछ नहीं होगा, वैसे के वैसे रहेगा मास ऑफ सॉल्यूट, लेकिन आप जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, डी अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, इनटू व्हाट 100। तो इसको ही मैं रीअरेंज कर रहा हूँ बेटा, इसको ही मैं रीअरेंज करूँगा। देखो रीअरेंज कैसे करता हूँ। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या बेटा, मास ऑफ सॉल्यूशन। एक काम करता हूँ, 100 को पहला लाता हूँ, 100 इंटू डी। बेटा बताइए ये क्या है आपका, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, दिख रहा है। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 क्या है ये, W/W परसेंटेज है ना। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ W/V परसेंटेज को अगर कनेक्ट करना है तो W/W परसेंटेज इंटू वॉट, डी। तो मेरा और एक फार्मूला बन गया, देखो डेंसिटी, समझ में आ गया। सो बेटा W/V परसेंटेज का फॉर्मूला तो आपको मालूम है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, लेकिन W/V को अगर W/W से कनेक्ट करना है तो आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने आपको डेरिवेशन बता दिया है, W/V परसेंटेज इज इक्वल टू W/W परसेंटेज इंटू डेंसिटी, ठीक है बेटा। कॉपी कर लो, उसके बाद हम लोग आगे के कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे। चलो हो गया बेटा। तो देखो हम लोग ने फॉर्मूले को इंटर कन्वर्ट करना सीखा है। W/V परसेंटेज अगर दिया हो और आपको W/W परसेंटेज निकालना है तो आप आराम से इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। सो दिस फॉर्मूला एक्चुअली यूज़ होता है नॉर्मली जेई नीट में, ये फॉर्मूले यूज़ होंगे। ओके, आपके टेक्स्ट बुक में फॉर्मूले नहीं दिए ये। चलो, तो मुझे लगता है आपको ये थर्ड फॉर्मूला बहुत अच्छे समझा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड W/W परसेंटेज। नॉर्मली ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है नीट में, जेई एडवांस लेवल में ये पूछते हैं, याद रखना कभी भी। रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड W/W परसेंटेज। अभी ध्यान देना ये क्या होता है। चलो चालू करते हैं। मोलैरिटी एंड W/W परसेंटेज, लेट अस सी। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी कर लेंगे, देखते हैं। चलो पहले मैं आपको डेरिवेशन सिखाता हूँ। ओके, डेरिवेशन सिखाने के लिए ऑब्वियसली मैं तो कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, लेकिन आपका कॉन्सेंट्रेशन मेरे ऑब्वियसली जो भी राइटिंग करूँगा और जो मैं बताने वाला हूँ उसके ऊपर रहने वाला है, ठीक है। चलो, सो रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड W/W परसेंटेज। एक काम करते हैं हम लोग ना, लेट W/W परसेंटेज हम लोग x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x। क्या मान लेते हैं, x। ओके, W/W परसेंटेज इज इक्वल टू x। बच्चा एक याद रखना कभी भी, W/W परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है। ओके, मास ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्यों मैंने 100 ले लिया, क्योंकि परसेंटेज आप बोल रहे हो, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, याद रखना।
अगर हम लोग ने W/W परसेंटेज हम लोग ने अगर x लिया है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना, x ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ गया? ओके, याद रखना कभी भी W/W अगर मैंने बोल दिया 20 W/W परसेंटेज है, इसका मतलब क्या हो गया, 20 ग्राम ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्ट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये याद रखना कभी भी। अगर मैंने बोल दिया 50 W/W है, परसेंटेज है, परसेंटेज लिखना जरूरी होता है, नहीं तो 100 आता ही नहीं है। इसका मीनिंग क्या हो गया, 50 ग्राम सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिजॉल्व है। बराबर है, इतना समझ में आ गया? तो अगर मैंने W/W परसेंटेज अगर मैंने x माना है तो इसका मीनिंग क्या हो गया, x ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। याद रखना, इसका मीनिंग क्या हो गया, दैट इज x ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। याद रखना कभी भी ये बात, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज की वजह से इधर 100 आया है, याद रखना। ओके, तो मुझे बताइए सॉल्यूट का आपको मास मिल गया, तो मैं लिख रहा हूँ मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया, कितना है, x ग्राम। हम लोग उस सॉल्यूट का मोलर मास मतलब मॉलिक्यूलर वेट, हम लोग मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हम लोग ये मान के चलते हैं कैपिटल M। क्या मान के चलते हैं, कैपिटल M, और इधर लिख देंगे M सॉल्यूट। ठीक है, M सॉल्यूट। ठीक है, तो मुझे बताइए मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया। मास और मोलर मास से एक चीज़ मुझे मिलती है हमेशा, कौन सी, यस, नंबर ऑफ मोल्स। तो मुझे बताइए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिलेंगे आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिलेंगे। क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास मतलब x अपॉन M सॉल्यूट। ओके, याद रखना कभी भी। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट x अपॉन M सॉल्यूट। चलो ये मिल गया। अब हम लोग ये मान के चलते हैं कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हम लोग ये मान के चलते हैं d ग्राम पर ml, ये मान के चलते हैं। व्हाट, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हम लोग d ग्राम पर ml, इधर ऑब्वियसली डेंसिटी आपको इसमें दी जाएगी ग्राम पर मिलीलीटर में। ओके, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हम लोग d ग्राम पर ml मान के चलते हैं। तो मुझे बताइए तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या बनेगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला हमेशा मालूम है आपको, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बराबर है। तो मुझे बताइए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपने क्या माना है, डी माना है। मास ऑफ सॉल्यूशन आपको पता है ना 100 ग्राम, देखो 100 ग्राम सॉल्यूशन है ना, तो मास ऑफ सॉल्यूशन भी आपको पता है 100 ग्राम। तो ये क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वैसे कि वैसे रहेगा। तो मुझे बताइए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका क्या आएगा बेटा, 100 अपॉन डी आ जाएगा, बराबर, डी इधर आ गया। और ये जो भी वॉल्यूम रहेगा वो किस में रहेगा, लीटर में रहेगा कि मिलीलीटर में रहेगा, हमने डेंसिटी मिलीलीटर में मानी है ना, तो ऑब्वियसली ये किस में रहेगा, मिलीलीटर में रहेगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो आप देख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड भी मिल गया और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में, उसको लीटर में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं। ठीक है, चलो, तो इतना हो गया। तो मैं इधर से रफ कर रहा हूँ। ओके, थोड़ा ये रफ होगा। चलो, तो मुझे बताइए मोलैरिटी का फार्मूला क्या रहता है, मोलैरिटी का फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये होता है कि नहीं, इक्वल टू का इक्वल टू, बोलो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है क्या आपके पास, यस सर हम लोग के पास है। देखो x बाय m सॉल्यूट, m सॉल्यूट, बराबर। थोड़ा सा मैं अभी इसको रफ कर रहा हूँ, इसको भी थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, मतलब आपको देखने में आसानी हो जाएगी। बोलो क्या है बेटा, x अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गए इतने। मुझे बताइए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 अपॉन डी, 100 अपॉन डी है, बराबर है। ये किस में है, मिलीलीटर में, हम लोग किस में चाहिए, लीटर में। तो मिलीलीटर का लीटर करते समय हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड बाय 1000।
डिवाइड बाय 1000 करते हैं। तो अभी आप देख सकते हो नॉर्मली क्या हो जाएगा, 1 1 कैंसिल, 2 2 कैंसिल। तो आप देख सकते हो ये 10 और ये डी मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा, x अपॉन एम सॉल्यूट अपॉन बड़ा अपॉन 1/10 आ जाएगा, बराबर है। तो जब मैं इसको ऊपर, इसको ये तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये जब ऊपर जाएगा तो कैसे होगा, x अपॉन एम सॉल्यूट इंटू 10 इंटू डी, और इधर क्या आएगा बेटा, मोलैरिटी। तो आप देख सकते हो मोलैरिटी का फॉर्मूला ये बन सकता है। लेकिन बेटा मुझे बताइए, इस x को मैंने क्या माना था, W/W ना, तो मेरा फॉर्मूला बन गया कि नहीं। मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या बना बताइए, W/W परसेंटेज बोला था ना मैंने, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 10 इंटू वॉट, डी। समझ में आ गया आपको। तो देखो मोलैरिटी में और बेटा W/W परसेंटेज में मैंने रिलेशन बना दिया आपका, ठीक है। तो याद रखना, मोलैरिटी W/W परसेंटेज अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 10 इंटू डी। इसके ऊपर से हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। चलो चालू करते हैं। अभी और एक बात इसमें बता देता हूँ मैं, देखो मोलैरिटी इज इक्वल टू, इसको थोड़ा रीअरेंज कर रहा हूँ, W/W परसेंटेज इंटू, एक काम करता हूँ डी पहले ले लेता हूँ, इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। आप देख सकते हो ये जो पोर्शन मैंने एक साथ लिया है ये आपका W/V है, देख लेना पहले। देखो W/W परसेंटेज इंटू डी हमेशा W/V रहता है, तो आपको और एक फॉर्मूला मिलेगा, W/V परसेंटेज इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मुझे लगता है आपको मोलैरिटी का फॉर्मूले में बहुत सारे वैरायटीज़ आ चुके हैं। देखो तो अगर मोलैरिटी आपको W/W परसेंटेज में दी है, मतलब निकालनी है, रिलेशन निकालना है, तो आप ऐसा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। अगर मोलैरिटी और W/V में निकालना है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ओके बेटा, कॉपी कर लो, फिर इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। चलो चलो बेटा आगे बढ़ते। तो आपने किया होगा, एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है। सो वन क्वेश्चन आई थिंक सो फ्रॉम JEE, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन। NaOH सॉल्यूशन आपको दिया है W/W परसेंटेज कितना है 60, और डेंसिटी दी गई है 1.2 ग्राम पर ml, ये दिया गया आपको, ठीक है। अभी जब ये JEE में क्वेश्चन आ सकता है तो ऑब्वियसली नॉर्मली इसके ऊपर बहुत से स्टूडेंट बहुत विचार करते हैं, लेकिन आपके पास फार्मूला तो अवेलेबल है, ठीक है। चलो फार्मूले के हिसाब से जाते हैं। आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, तो मोलैरिटी देखो, मोलैरिटी का मोलैरिटी लिखा मैंने, W/W परसेंटेज कितना दिया है 60 दिया है, इंटू 10 इंटू डेंसिटी हमेशा ग्राम पर ml में, क्योंकि हम लोग डेंसिटी ग्राम पर ml में मान के चलते हैं, 1.2 लिखी है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉलिड। सॉलिड कौन रहेगा, NaOH ही रहेगा ना। NaOH का मोलर मास कितना है 40। ओके चलो चालू करते हैं, कितना होगा देखो, ये कैंसिल, आप देख सकते हो 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, बराबर, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15 इंटू 1.2, तो आई थिंक सो 18 आएगा, बराबर ना। ओके 18 मोलर हो गया मेरा आंसर।
आसान था। तो देखो इस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग ने कर लिया। चलो तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप वीडियो पॉज करना और उसके बाद वो सॉल्व करके फिर से वीडियो प्ले करना। तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ ये वाला, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ यूरिया W/W परसेंटेज आपको दिया है, W/W परसेंटेज आपको दिया है 30 और डेंसिटी समझो मैंने दी है आपको 1.4 ग्राम पर ml। चलो इसको करो जल्दी बेटा। चलो बेटा आपने किया भी होगा, क्या नॉर्मल क्वेश्चन तो है। तो आप देख सकते हो कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ यूरिया। यूरिया का अगर आप फार्मूला देखोगे, यूरिया का फार्मूला पहले आपको मालूम होना चाहिए, H2N C डबल बॉन्ड और NH2, ये फार्मूला रहता है यूरिया का। ठीक है, अब इसका मोलर मास निकाल लो पहला, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ना। चलो नाइट्रोजन 2 बार है, नाइट्रोजन का 14 होता है मतलब 28, हाइड्रोजन 4 बार है मतलब 4 ही आएगा, कार्बन 1 बार है 12 आएगा, ऑक्सीजन 1 बार है 16 आ जाएगा। टोटल कर लो 28 + 4 32, 32 + 12 44, 44 + 16 60 हो गया, 60 आ गया मोलर मास हो गया। तो अभी मुझे बताइए, यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मोलैरिटी इज इक्वल टू W/W परसेंटेज कितना दिया मैंने 30 दिया है, ठीक है, इंटू 10, डेंसिटी मैंने 1.4 दे दी है आपको, देखो मोलर मास सॉलिड 60 दिया है, 31 × 30, 32 × 60, ठीक है, 2 1 × 2, 2 5 × 10, ऑब्वियसली ये कितना आएगा 7 मोलर आ जाएगा अगर आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो। ठीक है, तो बेटा आंसर आ गया मोलैरिटी। तो मुझे लगता है बहुत ही आसान क्वेश्चन रहेंगे इसके ऊपर, लेकिन फार्मूला इंटर कन्वर्टिबल होने चाहिए। ये फॉर्मूलेज आप खुद डिराइव करना सीखे, ठीक है। सो बेटा इतना मुझे लगता है आपका 7 मोलर आ चुका है, तो आप ऑब्वियसली कर सकते हो, 7 ही मोलर आएगा ना, हाँ 7 मोलर। चलो आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अभी आगे और क्या दिया है नॉर्मली। ओके, अभी हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। ओके, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। नॉर्मली क्या होता है, ये बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है, याद रखना कभी भी। चलो देख लेते हैं अभी होता क्या है इसमें, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी देख लेते हैं। चलो हम लोग एक, क्योंकि जब दोनों में रिलेशन अगर ढूंढना है तो एक को कुछ ना कुछ मान के चलो बेटा, एक को कुछ ना कुछ मान के चलने का तो ही आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। हम लोग मोलैरिटी ना कुछ मान के चलते हैं। सो लेट मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन हम लोग मान के चलते हैं कैपिटल M। क्या मान के चलते हैं, कैपिटल M मान के चलते हैं, ठीक है। कोई भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी कैपिटल M है। अभी मुझे बताइए मोलैरिटी का मीनिंग क्या होता है, जितना भी आंसर आ रहा है अगर मैंने बोल दिया 2 मोलर, ओके 2 मोलर सॉल्यूशन मतलब क्या, 2 मोल्स डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर मतलब 1000 ml ना, याद रखना कभी भी, 2 मोल्स डिजॉल्व्ड इन 1000 ml या 1 लीटर। अगर मैंने 50 मोलर बोल दिया तो आप क्या बोलोगे, 50 मोल 50 मोल डिजॉल्व इन 1 लीटर। ओके, हम लोग 1 लीटर से डील करते हैं। तो बेटा अगर मैंने M मोलर बोला है, मोलैरिटी अगर मैंने M मोलर बोला है तो कितना सोल्यूट आएगा, M मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर। समझ में आ गया। अगर मैंने इधर 3 लिखा होता तो 3 मोल्स डिजॉल्व इन 1 लीटर, अगर मैंने इधर 5 लिखा होता तो 5 मोल्स डिजॉल्व इन 1 लीटर। तो मैंने इधर अगर M लिखा है, इसका मीनिंग क्या है, दैट इज M moles dissolved in 1 liter, that is 1000 ml of solution, 1000 ml of solution। इतना पता चला आपको, ठीक है, 1000 ml of solution। अभी देखते हैं, तो मुझे बताइए M मोल्स लिखा है मतलब आपको नंबर ऑफ मोल्स तो मिल गए, नंबर ऑफ मोल्स आप देख सकते हो कैपिटल M मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स तो आपके कैपिटल M हो गए। ओके, वो कैपिटल M ही मतलब मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन है, याद रखना, नंबर ऑफ मोल्स मतलब कैपिटल M। तो अभी नॉर्मली क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है,
मास ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, चलो चालू करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास, थोड़ा अलग हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसा कर देते हैं, डब्ल्यू लिख देते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू कैपिटल एन। समझ में आ गया? तो मुझे बताइए मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? m इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, बराबर। ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूट। अभी मुझे बताइए 1000 ml किसका दिया है? सॉल्यूशन का दिया है। मतलब मेरे पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मेरे पास कितना है? 1000 ml है। ओके, मैं मिलीलीटर में लेके चलूँगा। ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 ml है। एक मान के चलते हैं, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मान के चलते हैं हम लोग, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मान के चलते हम लोग डी ग्राम पर ml। ओके, क्या मान के चलते हैं? डी ग्राम पर ml। देखो आपके पास वॉल्यूम है, आपके पास डेंसिटी है, तो वॉल्यूम और डेंसिटी क्या फॉर्मूला बनेगा? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू व्हाट? मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बराबर ना? इतना तो आपको पता ही है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ मैं क्या किया, क्योंकि ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार बताता हूँ, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। हमेशा याद रखो, मोलैरिटी और मोलैलिटी में रिलेशन करने के लिए अगर दो फैक्टर है उसमें रिलेशन ढूंढना है, तो एक को कुछ ना कुछ मान के ही चलो आप, तो ही होगा, नहीं तो नहीं होने वाला। ठीक है, सो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन हम लोग ने कैपिटल एम मान के चला, बराबर है। अभी मोलैरिटी का मीनिंग क्या होता है? उतने मोल्स 1 लीटर में डिजॉल्व होते हैं। अगर मैंने 10 मोलर बोल दिया तो 10 मोल 1 लीटर में डिजॉल्व। अगर मैंने 5 मोलर्स बोल दिया तो 5 मोल डिजॉल्व इन 1 लीटर। तो मैंने क्या बोला है? m मोलर बोला है, मतलब m मोल डिजॉल्व इन 1 लीटर। 1 लीटर मतलब 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इतना मालूम है। नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास आ गए m, क्योंकि इधर लिखा है, देखो मैंने m मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास क्या आ गए? m आ गए। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, क्योंकि ये जो नंबर ऑफ मोल्स किसके रहेंगे? सॉल्यूट के रहेंगे ना। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट हम लोग W सॉल्यूट मान के चल रहे हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हम लोग M सॉल्यूट मान के चल रहे हैं, इज इक्वल टू M। तो मुझे बताइए मास ऑफ सॉल्यूट क्या आएगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा। इसको नाम देते, चलो इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, आपको आसानी होगी। और अभी मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखो 1000 ml लिखा है कि नहीं, तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1000 ml है। मैं डेंसिटी मान के चल रहा हूँ डी ग्राम पर ml, तो मुझे डेंसिटी क्या मिलेगी? मास अपॉन वॉल्यूम। आपके पास फॉर्मूला अवेलेबल है। चलो, तो मैं एक काम करके चल रहा हूँ, इसको मैं मिटाता हूँ। ठीक है, एक एक लाइन। तो मुझे बताइए मास ऑफ सॉल्यूशन क्या मिलेगा तुम लोग को? मास ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग क्या मान के चलते हैं? W सॉल्यूशन मान के चलते हैं, W सॉल्यूशन, बराबर है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके पास कितना है? 1000। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आप क्या मान के चलो? D। तो मुझे बताइए मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? 1000 इंटू डी, 1000 इंटू डी हो गया, बराबर है। इसको नाम दे दो इक्वेशन 2। अभी मुझे बताइए आपके पास सॉल्यूट का भी मास है, आपके पास सॉल्यूशन का भी मास है, तो आप इन दोनों के ऊपर से किसका मास निकाल सकते हो? सॉल्वेंट का निकाल सकते हो ना, क्योंकि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिला के क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है ना। तो आपको इतना पता ही होगा ना बेटा। तो मुझे बताइए मास ऑफ सॉल्यूट मतलब W ऑफ सॉल्यूट प्लस W ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू W ऑफ सॉल्यूशन। ये तो आपको पता ही है, एडिटिव रहती है प्रॉपर्टीज है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट मतलब मास ऑफ सॉल्यूट कितना आपके पास? मोलैरिटी इंटू M सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मालूम नहीं तुम लोग को, तो W सॉल्वेंट वैसे के वैसे लिखते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आपके पास? 1000 D। तो मुझे बताइए मास ऑफ सॉल्वेंट क्या आएगा? 1000 D माइनस मोल इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। हो गया, इसको नाम दे दे इक्वेशन 3। इक्वेशन 3। तो अभी मुझे बताइए बेटा मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैलिटी, व्हाट इज द फॉर्मूला? मास नहीं, नंबर ऑफ मोल्स।
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या होता है बेटा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम बराबर है, इतना तो होता ही है ना। ठीक है, तो चलो हो गया मेरा आंसर। बोलो नंबर ऑफ मोल्स क्या मान के चला था मैं, कैपिटल एम मतलब मोलैरिटी। मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, मुझे बताए मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 1000 डी माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये किस में रहेगा सब, ये किस में रहेगा, ग्राम में, तो आपको किस में करना है, किलोग्राम में, तो डिवाइड बाई 1000 कर दो। ओके 1000 ऊपर चला जाएगा, तो मुझे बताइए m इंटू 1000 डिवाइडेड बाई, ये तो नीचे रहेगा ना, 1000 डी माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बराबर। तो देखो मैंने मोलैलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन बना दिया। ठीक है, दिस m इज व्हाट, मोलैरिटी। तो देखो हम लोग का फॉर्मूला बन गया, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। ठीक है, तो आपको अगर मोलैलिटी दिया है और आप मोलैलिटी कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप इस फॉर्मूले के ऊपर से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है बेटा, ये सॉल्यूशन या ये जो मैंने डेरिवेशन किया बहुत बड़ा है, स्टेप वाइज जाना पड़ेगा तुम लोग को। इस वीडियो को बार बार देखो, इसके लिए तो मैं बोल रहा हूँ, इसके लिए बार बार देखो तो आप समझ पाओगे नॉर्मली। क्योंकि देखो याद रखना, ये मैंने क्यों किया, सॉल्यूशन का भी निकाला और सॉल्यूट का भी निकाला, क्योंकि मुझे सॉल्वेंट का चाहिए था बेटा, क्योंकि मोलैलिटी में सॉल्वेंट आता है, याद रखो, इसलिए मैंने ये सब किया है। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट, मोलैलिटी। समझ में आ गया, सो मोलैलिटी एंड रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, सो आप लिख लेना। चलो हो गया, चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फॉर्मूले के ऊपर, मतलब कैसा आपको अच्छा लगेगा थोड़ा और आप आराम से कर पाओगे। क्वेश्चन ले लेते हैं, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन, NaOH सॉल्यूशन डेंसिटी है 1.2 ग्राम पर ml, 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है, याद रखना। चलो चालू करते हैं बेटा, मोलैरिटी निकालनी है, तो मोलैरिटी के लिए स्मॉल m मतलब क्या, मोलैरिटी कितना दिया है 2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेंसिटी कितना है 1.2, ये ग्राम पर ml में ही चाहिए, माइनस मोल्स कितना है 2, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, NaOH का मोलर मास कितना होता है 40। तो आप देख सकते हो 2 इंटू 1000 डिवाइड बाई, ये क्या 1.2 है ना, 1.2 मतलब एक ज़ीरो कट गया, मतलब 1200 आ जाएगा ये बराबर, 1200, और ये कितना होगा 80। ओके, सो 2 इंटू 1000 अपॉन 1200 में से 80 गया, कितना बचेगा 1120, 0 0 कट। ठीक है, तो ये हो गया 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा, तो 100 अपॉन 56, मतलब ये हो जाएगा 50 अपॉन 20, नहीं किससे जाएगा, 4 से जा सकता है लगता है ये, हाँ 25 अपॉन 14, और इसको कर लो 1.11 बचा, 11 0 1.7 के आसपास आ जाएगा ये मोलर। ठीक है, 1.7 के आसपास आ जाएगा। हाँ ओके, सो आप देख सकते हो इधर मेरा आंसर देखो कितने एकदम सरल रीति से, एकदम एकदम इजी वे से मैंने आंसर निकाल लिया 1.7 मोलर। ठीक है, अगर आप उस कैलकुलेशन के हिसाब से जाते तो बहुत बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता, या बहुत बड़ा आंसर बनता, सॉरी क्वेश्चन नहीं बनता, आंसर बनता। पर अगर आप ऐसे जाओगे तो आपको बहुत आसानी से आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली मोलैरिटी का फॉर्मूला बाहर करके रखना, आपको नीट जेई मेन जेई एडवांस में काम देगा। ठीक है बेटा, लिख लो इसको। चलो आगे बढ़ते बेटा,
तो बेटा अभी नॉर्मली ये तो हो गया मोलैरिटी मोलैलिटी, तो हम लोग ने बहुत खेला इनके साथ, W/W के साथ खेला, V/V के साथ खेला, W/V के साथ खेला, मोलैरिटी के साथ खेला, मोलैलिटी के साथ खेला। तो बेटा अभी हम लोग खेलने जा रहे हैं ट्रेस क्वांटिटीज़। कौन सा क्वांटिटीज़? ट्रेस क्वांटिटीज़। ट्रेस क्वांटिटीज़। अभी ये क्या होता है ट्रेस क्वांटिटीज़? बेटा अगर आपने समझो किसी का ब्लड रिपोर्ट देखा होगा, ब्लड रिपोर्ट या यूरिन रिपोर्ट, अगर कोई लैब में भी यूरिन रिपोर्ट किसने करवाया, तो आप अगर उसका यूरिन रिपोर्ट देखोगे तो आप देख सकते हो उसमें जो भी कॉन्सेंट्रेशन दिया जाता है नॉर्मली पीपीएम लेवल पे दिया जाता है। पीपीएम लेवल नॉर्मली क्या होता है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन अगर एकदम छोटे से छोटा रहेगा, एकदम छोटे से छोटा, बहुत स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन है, तो उस स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग ट्रेस क्वांटिटीज़ बोलते हैं। और वो कॉन्सेंट्रेशन हम लोग हमेशा पीपीएम में मेजर करते हैं। किससे मेजर करते हैं? पीपीएम में। नॉर्मली देखो, नॉर्मली अगर हम लोग ने वाटर ले लिया तो वाटर की प्यूरिटी भी हम लोग पीपीएम में कैलकुलेट कर सकते हैं, बराबर है। वाटर की प्यूरिटी हम लोग पीपीएम में कैलकुलेट कर सकते हैं, याद रखना इतनी बात, ठीक है। तो अगर ट्रेस क्वांटिटी रहेगी, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, बड़ी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, तो बेटा जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगा वो पीपीएम में गिना जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है, देखो पीपीएम। चलो तो ट्रेस क्वांटिटीज़ हम लोग पढ़ेंगे। पीपीएम क्या बोलते हैं उसको देखते हैं, पार्ट पर मिलियन, ओके। इसको शॉर्टकट में पीपीएम बोल देते हैं। इसका फॉर्मूला बहुत आसान होता है, नॉर्मली आपने पढ़ा भी होगा ये, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन अगर मिलियन बोला है तो 10⁶, ये फॉर्मूला आ जाएगा, हो गया। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। समझ में आ गया? चलो मैं इसको देखो अभी कैसे कर सकता हूँ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कह रहे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ये 10⁶ है ना, तो 10⁶ को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 10⁻² इंटू 10⁴ चलेगा ना, क्योंकि 4 + 2 6 ही हो जाता है। 10⁻² मतलब कितना हो गया, 100 हो गया। तो ये हम लोग ले लेते हैं। बेटा ये कहीं ना कहीं देखा हुआ है ना? अरे हाँ सर, देखा है हम लोग ने, ये तो W/W परसेंटेज है, तो W/W परसेंटेज इंटू 10⁻⁴। तो पीपीएम का और एक फॉर्मूला आपके पास बना है, W/W परसेंटेज इंटू 10⁻⁴। समझ में आ गया? ओके। सो ये पीपीएम का नॉर्मल फार्मूला यही है, लेकिन अगर आपको वेट बाय वेट दिया और आपको पीपीएम निकालने को बोला तो आप आराम से इससे कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलो पीपीएम के बाद अगर क्वांटिटीज़ और ट्रेस है, मतलब बहुत बहुत इससे भी माइनर में है, तो और एक टर्म लिया जाता है, दैट इज़ पार्ट पर बिलियन। पार्ट पर बिलियन, और इसको ही शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते हैं, पीपीबी बोलते हैं। लेकिन ये बहुत कम यूज़ किया जाता है क्योंकि हम लोग पीपीएम में ही ज़्यादा यूज़ मतलब डील करते हैं। चलो फॉर्मूला तो वही रहेगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁹ रहेगा ये फॉर्मूला। हाँ 10⁹ रहेगा बेटा ये, ठीक है। तो आपको मालूम है बिलियन 10⁹ में रहेगा। सो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁹। चलो इसको लिखते हैं और एक तरीके से, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 10⁻² इंटू 10⁻⁷ चलेगा। हाँ क्योंकि 7 + 2 9 हो जाता है, तो 10⁻² मतलब क्या हो गया बेटा, 100 हो गया। चलो इसको बॉक्स कर लो, यही देखो आपका वेट बाय वेट हो गया क्या, वेट बाय वेट परसेंटेज इंटू 10⁻⁷। सो दिस इज़ व्हाट अनदर फार्मूला फॉर पीपीबी। बराबर है, आसान है। तो देखो हम लोगों ने पीपीएम कर लिया, पीपीबी कर लिया। याद रखना बेटा पीपीएम और पीपीबी नॉर्मली जेई नीट में पूछे नहीं जाते, लेकिन आप इसके ऊपर क्वेश्चन कर सकते हो आराम से। नॉर्मली पीपीएम के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पीपीबी के ऊपर इतना नहीं पूछते, ठीक है। तो आप इतना लिख लेना, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ देते हैं। चलो हो गया बेटा, पार्ट पर मिलियन हो गया, पार्ट पर बिलियन हो गया। चलो आप बोलोगे सर कितने और है, अरे बहुत है, बहुत बहुत ऐसे होते हैं। नॉर्मेलिटी, अभी नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे। चलो नॉर्मली क्या होता है, मोलैरिटी मोलैलिटी हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन नॉर्मेलिटी हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं।
ठीक है, तो हम लोग अभी नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे। नॉर्मेलिटी डिनोटेड बाय कैपिटल एन, याद रखना नॉर्मेलिटी कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ओके, तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं कि सर अगर मैं 1 मोलर बोलूँ और 1 नॉर्मल बोलूँ तो दोनों सेम है क्या। ओके, बहुत बार आपको वाइवा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जब आपका प्रैक्टिकल्स होता है केमिस्ट्री का तो उसमें ये वाइवा पूछा जाता है वाइवा में कि 1 मोलर और 1 नॉर्मल सेम रहेंगे क्या। तो आप बोल सकते हो यस, आपको मालूम नहीं रहता है मोलर और नॉर्मल में फ़र्क क्या होता है, लेकिन आप बोल देते हो यस, तो सामने वाला क्वेश्चन पूछेगा किसके लिए सेम रहेगा, बताइए एक एग्जाम्पल बताइए। तो बेटा हमेशा याद रखो 1 मोलर 1 नॉर्मल नॉर्मली सेम रह भी सकते हैं और नहीं भी रह सकते। ओके, चलो देखते हैं क्यों नहीं रह सकते। नॉर्मली याद रखना मोलैरिटी जो है, मोलैरिटी वो आयंस के ऊपर डिपेंड रहती है, दोनों ही आयंस के ऊपर डिपेंड रहते हैं। लेकिन नॉर्मेलिटी में हम लोग 2 टर्म्स डिफाइन करते हैं, एक एसिडिटी और बेसिसिटी। ओके, मतलब नंबर ऑफ H प्लस आयंस और नंबर ऑफ OH माइनस आयंस, याद रखना कभी भी। मोलैरिटी में हम लोग वो करके ही नहीं चलेंगे, क्योंकि मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है, याद रखो। मोलैरिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सिर्फ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने का हो गया कैलकुलेशन। लेकिन जब आप नॉर्मेलिटी में जाओगे तो ग्राम इक्विवेलेंट आ रहा है, ग्राम इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए बेटा उस रिएक्शन में या उस जो भी आपको क्वेश्चन दिया है, जो सॉल्यूशन दिया है, उसमें H कितने हैं और OH कितने हैं वो आपको देखने पड़ेंगे। इसलिए बेटा 1 मोलर 1 नॉर्मल सेम भी हो सकते हैं या सेम नहीं भी हो सकते। किसके लिए सेम हो सकते हैं, HCl के लिए सेम हो सकते हैं, क्योंकि HCl में आप देख सकते हो एक ही H है। तो मोलैरिटी अगर HCl की मोलैरिटी 1 मोलर है तो नॉर्मेलिटी भी HCl की 1 नॉर्मली रहेगी। लेकिन आप बोलोगे सर H2SO4, गलत हो जाएगा ये बेटा, याद रखना गलत हो जाएगा। H2SO4 की मोलैरिटी सब 1 मोलर है, लेकिन नॉर्मेलिटी 1 मोलर रह ही नहीं सकती, क्योंकि हाइड्रोजन कितनी बार आ गया है, 2 बार आ गया है। तो ये देखना पड़ता है। तो याद रखना बेटा, केमिस्ट्री में अगर वाइवा पूछ लिया आपको मोलैरिटी नॉर्मेलिटी सेम रहता है क्या, बोलना कभी भी सेम भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता। सेम अगर पूछा किसके लिए हो सकता है तो HCl के लिए दोनों सेम हो सकते हैं, लेकिन सेम नहीं हो सकता H2SO4 के लिए। यही 2 बेसिक एग्जाम्पल है, और बहुत एग्जाम्पल है, लेकिन बेसिक एग्जाम्पल सही है। चलो देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। चलो देखते हैं बेटा। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, उससे पहले हम लोग को इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट इज नथिंग बट मोलर मास, सॉलिड का ही रहेगा, मोलर मास अपॉन हम लोग उसको एन फैक्टर भी बोलते हैं नॉर्मली। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन, हम लोग अगर एसिड से डील कर रहे हैं, याद रखो अगर आपको एसिड दिया है तो आपका इधर बेसिसिटी आएगा, एसिड की बेसिसिटी मेजर करते हैं, उल्टा होता है। और अगर बेस दिया है तो आपको एसिडिटी आएगा। तो इक्विवेलेंट वेट हम लोग मान के चलते हैं एसिड का, तो इधर क्या आएगा, बेसिसिटी। तो हम लोग लिखेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, अगर एसिड दिया है तो क्या लिखेंगे, मोलर मास अपॉन बेसिसिटी। और अगर इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस निकालना है तो आप क्या लिखोगे, मोलर मास अपॉन एसिडिटी। 2 फॉर्मूले बनते हैं। ऑब्वियसली इसमें सॉल्ट के भी बहुत अलग फॉर्मूले, आयंस भी फॉर्मूले रहते हैं, लेकिन हम लोग को इन दोनों से डील करना है। ठीक है, चलो अभी हम लोग देखते हैं नॉर्मली होता क्या है। देखो अगर मैंने आपको बोला ना 1 मोलर, अगर मैंने HCl ले लिया, और उसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो मैं देखो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालूंगा। मोलर मास, HCl का मोलर मास बताओ 36.5 मालूम है आपको, डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। बेसिसिटी का मीनिंग क्या है, कितने H इसके पास है। तो HCl अगर टूटेगा तो H प्लस बनाएगा और Cl माइनस बनाएगा, मतलब 1 मोल HCl 1 मोल H ही दे रहा है, मतलब बेसिसिटी कितनी हो गई, 1 हो गई। तो इक्विवेलेंट वेट भी कितना आएगा, 36.5 बराबर। मतलब जो इक्विवेलेंट वेट था वही आ रहा है, जो मोलर मास था वही आ रहा है। इसलिए तो मैंने बोला कि 1 मोलर और 1 नॉर्मल सेम रहेंगे HCl के, जो मोलर मास था वही आ रहा है आंसर। अभी हम लोग बात करते हैं H2SO4 की।
H2SO4 की। अगर H2SO4 की इक्विवेलेंट वेट निकालने जाए तो H2SO4 का नॉर्मली मोलर मास कितना होता है, 98 होता है। H2SO4 एसिड है तो एसिड के लिए बेसिसिटी चेक करेंगे। अगर H2SO4 अगर डिजोल्व होगा या टूटेगा तो नॉर्मली वो 2H प्लस बनाएगा और SO4 2 माइनस बनाएगा, ये तो आपको पता ही है, बराबर है। मतलब 1 मोल H2SO4 आपको 2 मोल हाइड्रोजन दे रहा है, तो बेसिसिटी कितनी हो गई, 2। तो इक्विवेलेंट वेट एग्जैक्टली हाफ हो गया कि नहीं, 49 आएगा। तो इसलिए मैंने बोला था कि H2SO4 केस में मोलरिटी और नॉर्मलिटी डिफरेंट होती है। समझ में आ गया। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, तो इक्विवेलेंट वेट याद रखना, अगर एसिड दिया है तो कितने H आयन उसमें हैं और बेस दिया है तो कितने OH आयन है वो चेक करना। तो ये 2 फॉर्मूले हैं उसके, ठीक है। चलो, तो ये जो एसिडिटी और बेसिसिटी ना, इसको हम लोग एन फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एन फैक्टर। तो मैं इधर लिख के रखता हूँ, एसिडिटी या बेसिसिटी, इसको हम लोग क्या मान के चलेंगे, एन फैक्टर। क्या मान के चलेंगे, एन फैक्टर। ओके, चलो। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड तो हो गया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस तो हो गया। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड क्या होगा, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस क्या होगा, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। लेकिन याद रखना उल्टा रहता है, ठीक है। अभी मुझे बताइए नंबर ऑफ ग्राम निकालना है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते, देखो। ये होगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट याद रखना कभी भी। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, ये फॉर्मूला रहेगा। तो ये फॉर्मूला इसमें भर दो, चलो नॉर्मेलिटी में। n इज इक्वल टू, बोलो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ये है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या बेटा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट बराबर है अपॉन क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, इतना तो पता चल गया। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या था, देखो, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तो हम लोग ने इधर पुटअप कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मुझे बताइए इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉलिड मतलब एसिड या बेस दोनों मान के चलेंगे। तो इक्विवेलेंट वेट क्या है, मोलर मास, बेसिसिटी, एसिडिटी को क्या माना मैंने, एन फैक्टर। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉलिड के लिए मैं क्या लिखूंगा, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर लिखूंगा, ठीक है। चलो, तो मैं नॉर्मेलिटी देखो क्या हो जाएगी मेरी, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। इसके लिए क्या हो जाएगा बताइए, मास ऑफ सॉल्यूट इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। इसके लिए क्या रहेगा, क्या रहता है, मोलर मास ना, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर ले लेते हैं, एन फैक्टर, ठीक है, कितना ले लेते हैं। और इसमें ही इनटू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्योंकि देखो ये डिवाइड में, ये भी डिवाइड में, तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा, इतना याद रखो, दोनों का मल्टीप्लाई होगा। चलो देखते हैं, मुझे बताइए ये एन फैक्टर डिवाइड में ऊपर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा बोलो, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बराबर है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और क्या बचा, इनटू एन फैक्टर अपॉन क्या बचा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर बराबर। इतना तो बचा ना, ये ऊपर चला गया, ये 2 बचे। देखो अभी मुझे बताइए मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, और क्या है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या रे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू क्या बचा, एन फैक्टर। बताओ ये किसका फॉर्मूला है बेटा, बताओ ये किसका फॉर्मूला है। अरे सीधी सी बात है, ये मोलरिटी का फॉर्मूला है ना बेटा, ये फार्मूला किसका है, मोलरिटी का है। तो मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। तो देखो नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में हम लोगों ने रिलेशन निकाल लिया, समझ में आ गया।
तो अगर मैंने क्वेश्चन, अभी इसके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे, पहले आप इतना लिख लो, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, ठीक है, याद रखना। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सब क्वेश्चन पूछा आपको, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ 2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन, ठीक है। कुछ नहीं करना बेटा, देखो फार्मूला है, n इज इक्वल टू मोलैरिटी कितनी है 2, n फैक्टर, H2SO4 में हाइड्रोजन कितना है 2, तो 2 2 ज़ा कितना 4 नॉर्मल, हो गया मेरा आंसर। आसान था। चलो और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ 5 मोलर HCl सॉल्यूशन, 5 मोलर HCl सॉल्यूशन। चलो देख लेते हैं, n इज इक्वल टू मोलरिटी कितनी है 5, HCl में H कितना 1, तो 5 1 ज़ा 5, कितना आया 5 नॉर्मल है ना, इसलिए तो मैंने बोला HCl का मोलरिटी और नॉर्मलिटी दोनों सेम रहता है। आ गया समझ में? तो बेटा दिस इज व्हाट रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। सो नॉर्मेलिटी इज नथिंग बट मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, इसको हम लोग एन फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। कई जगह पे इसको एक्स फैक्टर भी बोल सकते हैं आप, ओके बेटा। तो दिस ऑल अबाउट व्हाट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, दिस ऑल अबाउट व्हाट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो हम लोग ने देखो नंबर ऑफ मोलैलिटी निकाल ली, मोलैलिटी में रिलेशन बना दिया, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ppm ppb, नॉर्मेलिटी मोलरिटी से कैसे डिनोटेड है या कैसे रिलेशन में है वो हम लोग ने पढ़ लिया। तो बेटा नॉर्मली हम लोग के लगभग सब कॉन्सेंट्रेशन हो चुके हैं, ठीक है। सो मैंने जैसे बोला था शुरुआत में कि दिस लेक्चर डिवोटेड टू ओनली कॉन्सेंट्रेशन टर्म, तो बेटा पूरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म इधर हो गया। इन माई नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इस चैप्टर के अंदर जाने वाले, दैट इज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं मोल फ्रैक्शन क्या होता है, उसके ऊपर एग्जांपल्स पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग जाएंगे नॉर्मली इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। सो मुझे लगता है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। याद रखना बेटा, जो हम लोग ने मोलैरिटी और मोलैलिटी में डेरिवेशन किया या नॉर्मलिटी का जो डेरिवेशन किया है, उसको बेटा आप जैसे जैसे मैं वीडियो में बताते जा रहा हूँ वैसे ही आप अपने कॉपी में लिख लेना और उसका प्रैक्टिस करना बेटा, ठीक है। चलो तो आज के लिए हम लोग इधर रुकते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर के थ्रू जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।